आकांक्षा आप भी करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। हम्म क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि a solid sphere of radius capital R rolls without slipping in a cylindrical vessel. Find the angular frequency of a small oscillation of the sphere, है ना? तो यहाँ ऐसा दिया हुआ है, एक वेसल है। ये वर्टिकल लाइन है और इसके जो रेडियस है वो 5R है। ठीक है, तो ये मान लो किसी इंस्टेंट पर यहाँ कहीं है, तो इसकी जो रेडियस है वो दिया हुआ है अपने को, R है। इसके सेंटर इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 4R होगी। ये कह रहा प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? ये एंगल जो है, अब इसमें क्या है कि ये एंगुलर एसएचएम का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ये थीटा बना रहा है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, तो मैंने मान लिया कि ये जो स्फेयर है नीचे की तरफ आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा इस वाले पाथ में मूव करेगा। इसकी स्पीड मैंने मान लिया कि v है, या मान लेते हैं कि इसका इधर एक्सेलरेशन a है, और ये अल्फा से इसके सेंटर मास के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अबाउट अगर हम बात करें तो अल्फा डैश से रोटेट कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ? यानी जो अल्फा डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो हमें यहाँ से अल्फा डैश इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, तो यानी अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी या टाइम पीरियड भी अपने को मिल जाएगा। ओके नैतिक, समझ हमारी बात यहाँ तक? यस सर। ठीक, तो क्या करूँगा मैं यहाँ, देखो मैं इसको यहाँ लेता हूँ स्फेयर को, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, तो खैर इसका कोई रोल नहीं है। डाउनवर्ड इसको mg लग रहा होगा, और प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसको फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है। तो प्योर रोलिंग कर रहा है तो क्योंकि ये जो वेसल है, ये वेसल जो है ये तो रेस्ट पर है, यानी प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो ना चाहिए, तो उसकी वजह से प्योर रोलिंग की कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ क्या है कि इसको डाउनवर्ड mg लग ही रहा है, ये एंगल थीटा है, तो mg का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक mg का कंपोनेंट इधर होगा, mg साइन थीटा। और ये इधर जो कंपोनेंट है वो तो नॉर्मल को बैलेंस कर देगा, तो mg cos थीटा। तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी, mg साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए, और एक टॉर्क की इक्वेशन आएगी जो कि नॉर्मल और mg का टॉर्क तो जीरो है, तो एफ एस आर इक्वल टू, क्योंकि स्फेयर इसलिए 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका सेंटर मास का एक्सेलरेशन ए है, तो अल्फा डैश और ए में क्या रिलेशन होगा? यहाँ देखो, अल्फा डैश और ए में रिलेशन है यहाँ दरअसल अल्फा डैश इंटू 4R, और ये इक्वल टू क्या होगा? ए होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ए भी निकाल लेते हैं तो बात बन जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2/5 एम ए, और एफ एस की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो आप देखोगे कि हमारे पास आ गया mg साइन थीटा माइनस एफ एस। तो इस एफ एस को मैं इधर ही ले आता हूँ ना, तो कितना आ जाएगा अल्टीमेटली? 7 ma/5।
यानी एम ए की वैल्यू आ गई, यानी एम से एम कट गया तो ए की वैल्यू मिल गई मुझे। तो 5g/7 साइन थीटा, इस वैल्यू को निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और साइन थीटा को थीटा पुट कर देंगे। हरी बात सुन में, क्यों? क्योंकि स्मॉल थीटा के लिए बात करेंगे हम लोग, तभी एंगुलर एसिस्टम कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। नैतिक समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से करना था। और हमेशा सेंटर मास को देखते हैं, कोई भी रिजिड बॉडी की जब बात करते हैं तो इसके सेंटर मास का ऑसिलेशन देखा जाता है। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपने? क्वेश्चन नंबर 7। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। कह रहा है कि टू सिंपल पेंडुलम्स, इसका ये एंगल भी दिया है थीटा, ये एक्सट्रीम एंगल है, इसका ये एक्सट्रीम एंगल है, ये लेफ्ट में है ए और ये राइट में है बी। इसकी लेंथ l/4 है, इसकी लेंथ l है। तो अगर मैं T1 की बात करूं तो T1 कितना हो जाएगा? 2π√l/g। और T2 की मैं बात करूंगा तो 2π√l/4 × g, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ये क्या मिलेगा? एक तरह से अगर मैं इसको T मानूं तो ये कितना मिल जाएगा मुझे? T/2 मिल जाएगा। है कि नहीं? तो यहाँ देखो आप कि हमें इस टाइम रिलीज कर रहा, तो आपको याद होगा कि ये इस एक्सट्रीम पर है और ये इस एक्सट्रीम पर है। तो बी के लिए जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलती है θ1 = θ cos, और ये हो जाएगा 2π/T × t। ठीक है, सर ये नहीं समझा। फिर ये क्या हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? एक मिनट, ये नहीं समझ में, आपको बताता हूँ मैं आपको ये क्यों लिखा मैंने। Two small pendulums and be having length L and L/4 respectively are released from the position shown in figure. Calculate the time after which the release of the two strings become parallel for the first time. Angle theta is very small. Okay. हाँ, तो इसका मतलब ये आ जाएगा। हम्म, ये क्या? ये नहीं समझ में आपको? पहले ये समझ लेते चलो। आप ऐसे समझो, आपको ये बताया गया होगा कि सिंपल पेंडुलम एक तरह से लीनियर एसिस्टम भी करता ही है वो।
ये अगर x इक्वल टू 0 है, इस एक्सट्रीम पर अगर पार्टिकल होता है तो अगर t इक्वल टू 0 यहाँ चूज करता हूँ तो इक्वेशन क्या मिलती है मुझे, a cos ओमेगा t मिलती है। और अगर इस एक्सट्रीम पर मैं t इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो इक्वेशन मिलती है मुझे x इक्वल टू a सॉरी cos ओमेगा t मतलब cos माइनस a cos ओमेगा t मिलता है। आई बात समझ में? ये हाँ इक्वेशंस बनाना सिखाया होगा आपको। यस सर। तो ये जब इस एक्सट्रीम पर इधर है तो ये लिखेंगे हम लोग। तो 1 मिनट, इधर क्या है, तो t/2 हो जाएगा ना हमारे पास में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये दरअसल बी है तो इसको थीटा 2 ले लेता हूँ मैं। ये थीटा 2 है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास, थीटा 2 लूंगा तो ये क्या मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा आपको, ये 4 हो जाएगा क्योंकि t/2 लिया ना आपने। और थीटा 1 ये हटा दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इस केस में अपने को मिलेगा थीटा 1 इक्वल टू थीटा माइनस कॉस, और ये मिलेगा 2 पाई/t इंटू टी मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या कह रहा है आगे कि पैरेलल हो जाए, ये नहीं कह रहा है कि दोनों एक सेम साइड में जा रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ नहीं पता अपने को, केवल ये कह रहा है कि क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कि मान लो इधर कहीं भी पैरेलल हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये थीटा 1 जो है ये यानी क्या हो जाए, दोनों एक तरह से थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो जाए, ये कहने का मतलब हुआ। थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाए, थीटा 2 हो जाए। हमारी बात सुन में, थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाए, थीटा 2 हो जाए, यानी एक ही लाइन में आ जाए दोनों ऐसे। ये यहाँ कहीं हो और ये यहाँ कहीं हो, तभी तो पैरेलल मानेंगे, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा अपने को। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, दो ये हो जाएगा थीटा कॉस 4 पाई/t इंटू टी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, थीटा कॉस 2 पाई/T इंटू टी प्लस पाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो थीटा से तो थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ये आ गया 4 पाई/t इंटू टी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो आप, मालूम है, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/T टी प्लस पाई। याद आ रहा है? हाँ सर। तो अभी इसमें देख लो n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग देख लो, तो आपको n इक्वल टू 0 के लिए करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू मिलेगी, फिर है ना, फिर n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग देख लो, फिर से 2 वैल्यू मिलेगी, जो मिनिमम होगा वो टाइम लेना है अपने को। फिर t इक्वल टू 2 के लिए देख लो। सर उसमें लिखा है रिलीज ऑफ द टू आकांक्ष आप कौन से बैच में हो? तो बेटा आपको पढ़ाया कहाँ है, तो आपको क्यों समझ में आएगा? ये तो एसएचएम है, एसएचएम पढ़ लिया क्या आपने? पॉसिबल ही नहीं होते। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं नैतिक? सर उसमें लिखा था आफ्टर विच द रिलीज ऑफ द टू स्ट्रिंग्स बिकम्स पैरेलल। हाँ, तो ये थीटा 1 तो इक्वल टू थीटा 2 कर देंगे। साथ में एक साइड से रिलीज होंगे, वैसा होगा ना? नहीं नहीं, अभी अभी जो दिया हुआ है ना, ये कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज किया नहीं। और वैसे भी एचएलपी का क्वेश्चन है, जब पूरा जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद करने के लिए होता है। तो एचएलपी का क्वेश्चन अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, रखे समझ में आ जाएगा, करवाएंगे तो आ जाएगा समझ। हाँ, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, टी इक्वल टू 0 की सिचुएशन अपने को दी हुई, ये जो ब्लैक में मैंने बनाया है पेंडुलम, उसके बाद ये पैरेलल हो जा रहे हैं, तो मान लो यहाँ कहीं पैरेलल हो जा रहे हैं।
या कहीं और होंगे, मुझे नहीं मालूम। तो ये थीटा मैंने दोनों का इक्वल कर दिया, θ1 इक्वल टू θ2। ठीक है, सर आप हो सकता कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर देखते हैं, चलो। ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4πt/t इक्वल टू 2n प्लस माइनस 2π/t इंटू टी प्लस पाई। n इक्वल टू 0 के लिए हो जाएगा 4πt/t प्लस माइनस 2π/t टी प्लस पाई। तो पहले इसमें प्लस ले लेंगे, तो जाएगा 4πt/t इक्वल टू 2π/t इंटू टी प्लस पाई। चलो पाई से पाई तो हटा ही देते हैं ना, ये तो हटा ही देते ज़्यादा अच्छा है। तो कितना आ गया देखो, ये 1 आ जाएगा। तो इधर कितना हमारे पास में 4, यानी कितना रह जाएगा 2t/t इक्वल टू 1 ना, यानी t इक्वल टू आ गया हमारे पास में t/2, है ना। अब माइनस वाला भी लेंगे, तो 4πt/t इक्वल टू माइनस 2π/t t माइनस 5। ठीक है, तो क्या इससे तो क्या मिलेगा आपको, n इक्वल टू 0, तो t/2 मिलेगा। तो नेगेटिव आ रहा है तो उसको तो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं n इक्वल टू 1 के लिए। तो अभी आंसर नहीं कह सकता हूँ कि आंसर आया, अभी कुछ नहीं आया है। तो 4π/T इक्वल टू 2π प्लस माइनस 2π/T प्लस पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4t/t इक्वल टू 2 प्लस वाला ले रहा हूँ मैं यहाँ, तो हो जाएगा 2t/t प्लस, ये तो 1 हो जाएगा, सॉरी, तो 3 हो गया इधर, ये उधर गया तो कितना हो गया, तो हमारे पास आ गया 6, सॉरी 2t आ जाएगा ना, 2t 2t/T इक्वल टू 3। तो t इक्वल टू आ गया 3t/2। ये भी नहीं कह सकते आंसर। अब माइनस के लिए ले लेते हैं यहाँ, तो माइनस के लिए इसी वाली इक्वेशन को लेते हैं। कितना आ रहा देखो, क्या जाएगा 4πt/t इक्वल टू 2π माइनस 2π/t प्लस ये, है ना। तो ये इधर आ गया, तो ये तो हो गया 6πt/t इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में पाई। तो t इक्वल टू आ गया t/6। अब आप देखो और भी ले लो, n इक्वल टू 2 के लिए ले लो, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कम आंसर आएगा। तो नेक्स्ट जो आंसर है, मुझे तो ये लग रहा है t/6 होना चाहिए इसका आंसर, यानी ये हो जाएगा 2π/6 √L/g, ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट n इक्वल टू 2 के लिए भी चले जाओ आप, समझ में आया हाँ सर। कैसे करना है? और किस किस का क्या डाउट है यार। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 13, ये आरबीडी का क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, देर इज ए यूनिफॉर्म सॉलिड हेमीस्फेयर, एक सॉलिड हेमीस्फेयर दिया हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस दिया है। यानी एक्स वाई जो है इसके बेस में, बेस का जो प्लेन है उसमें एक्स वाई प्लेन में इसका बेस लाई कर रहा है, कहने का मतलब है। और ये जेड है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई एक्स है, इसके अबाउट जो है वो आई वाई है। तो आई वाई और आई एक्स तो इक्वली होंगे, ठीक है, ये आई जेड है। तो आप इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो नहीं लगा सकते हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है।
सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये एक पूरी रिजिड बॉडी है ना। There is a uniform solid hemisphere one on its upper plane x and y axis are drawn which are mutually perpendicular as shown. Z is perpendicular to the upper plane passing through the center if moment of inertia of the hemisphere about x, y and z axis दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है, पहले मैं देखो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, z एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। क्यों है, क्योंकि ये तो ऐसा हो गया कि पूरा अगर कंप्लीट होता है ना तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता ही है। तो एक तरह से ये जो हाफ पार्ट है इसको उठा के इसके अंदर भर दो, तो वैसा है तो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, इसका तो ये आ गया ठीक। और इसका एक्स एक्सिस के अबाउट का क्या हो गया, एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह से ऐसा हो गया इस वाले पार्ट का। तो ये तो ऐसा हो गया, अगर ये कंप्लीट भी होता तो ठीक है, अगर ये कंप्लीट होता तो ऐसा बन जाता पूरा। तो एक तरह से ये वाला पार्ट उठा के इसमें रख दो, तो अभी भी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी भी डायमीटर के अबाउट है, पहले भी डायमीटर के अबाउट ही था। तो आई ये तीनों इक्वली हो जाएंगे, मालूम है, यही आंसर है। अब देख लो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। समझ में आया? हाँ सर। नैतिक है ना, तो ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पेज पे जाओ। तो 19 तो अपने को दिया हुआ है बुलेट ऑफ मास एम। एक बुलेट है जो ऐसे आ रही है, ये v0 स्पीड से आ रही है, इसका मास एम है, इसकी रेडियस आ रही है। क्या दिया है इसने, बुलेट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v0 जस्ट ग्रेसेस bullet does not slip on the disc during the contact with the disc. The top of a uniform circular disc of mass m, circular disc है ये, इसका मास कैपिटल एम और रेडियस आर है, resting on a rough horizontal surface shown in the figure, assuming that the disc rolls without slipping. Find the है ना, find the velocity of the bullet just after it grazes the disc. अब आगे क्या, पहले समझना पड़ेगा। A bullet of mass m moving with velocity v0 just grazes, bullet does not slip on the disc. मतलब ये हुआ कि जब ये बुलेट जब यहाँ से जा रहा होगा, तो अगर मैं कहूँ कि इसकी वेलोसिटी v डैश है तो डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v डैश है, ये मतलब हुआ। और अगर ये मान लो यहाँ से v है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो आप देख रहे हो कह रहा है कि प्योर रोलिंग करता है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि v डैश जो है वो किसके इक्वल होगा, 2v के इक्वल होगा या 2 ओमेगा आर के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, हाँ ठीक है, हाँ सर। हेलो, तो एंगुलर मोमेंटम कंजो करवा दो। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग सेंटर मास के अबाउट कंजो करवा देंगे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी नॉट इंटू आर इक्वल टू उसका एम वी डैश इंटू आर प्लस इसका डिस्क है तो कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो हमें तो वी डैश चाहिए है ना, बुलेट की वेलोसिटी तो रखो यहाँ। तो क्या हो जाएगा, एम वी नॉट आर इक्वल टू एम वी डैश आर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। ओमेगा को क्या लिखोगे आप यहाँ, ओमेगा को लिखोगे वी डैश बाई 2r। इससे नहीं आ रहा आंसर? सर मैं फिर से चेक करता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, ये दरअसल देखो एक मिनट में, इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजो करो, सेंटर मास के अबाउट नहीं। क्यों, क्योंकि जब ये मूव करेगा, ये जब बुलेट मूव करेगा तो इसको फ्रिक्शन किधर लगेगा, डिस्क को आगे की तरफ लगेगा, बुलेट को पीछे की तरफ लगेगा ना।
तो उस चक्कर में प्योर रोलिंग के चक्कर में यहाँ फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा यहाँ ग्राउंड पर, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा नहीं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, कंजर्व करवाओ ये नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे ग्राउंड के पॉइंट के, यानी पॉइंट ए के, ए मान लेता हूं मैं इसको, इसके अबाउट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, तो ये आएगा दरअसल एम वी नॉट टू आर इक्वल टू बुलेट का एम वी डैश इंटू टू आर प्लस डिस्क का, तो डिस्क का क्या हो जाएगा, तो डिस्क का हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इंटू ओमेगा डैश, ये आना चाहिए। क्लियर है? अब हो जाएगा आंसर। हाँ सर। ये भी हो गया आपका। और कौन सा है? ये वाला कॉम्प्रिहेंशन ना, मतलब मैट्रिक्स मैजिक है जो भी है। जाओ नेक्स्ट पेज पे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10। तो आप सारी डीपीपी लगा रहे हो ना, सब लगा रहे हो ना डीपीपी की, नहीं कर रहे हो? हाँ सर, एसएचएम तक हो गया। अभी कल का एग्जाम कैसा था, संडे का? अच्छा था सर। कितने मार्क्स आ रहे? सर एक सेकंड चेक करके बताता हूँ, फिजिक्स का याद नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, एक ट्यूब अपने को दिया हुआ है यहाँ, हाँ बताऊंगा डेफिनेटली। और भी जो भी डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है तो भेजिए, या किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वही बताता हूँ मैं आपको। पहले ये क्वेश्चन कर देता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है कि ये ट्यूब रखी है, मान लो व्हाइट बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है ये मान लो टेबल है, ठीक है। और यहाँ सिमेट्रिकली ये वी से आ रहा है, एक बॉल इधर है या पार्टिकल है, और एक इधर वी से आ रहा है, इसका मास एम, दोनों का मास एम है, और ये जो ट्यूब है इसका मास 2m दिया हुआ है। तो सिमेट्रिकली एंटर कर रहे हैं, कह रहा है कि, और जो रेडियस है इसका, ये सेमी सर्कुलर पार्ट है दरअसल, है ना, मेरा इस तरह से बन गया है। तो ये सेमी सर्कुलर पार्ट है जिसके रेडियस आर है। कह रहा है कि ये जो इसकी डायमीटर है डी, ये दरअसल काफी स्मॉल है आर के कंपैरिजन में, नेग्लिजिबली मान लेंगे, इसका मतलब पॉइंट मास से मानेंगे यहाँ। तो कह रहा है कि यू शेप्ड tube of mass 2m is placed on a horizontal surface to identical space each of diameter d just less than the inner diameter of the tube, लेकिन एक r के कंपेरिजन में काफी स्मॉल है। And mass m enter into the tube with velocity v as shown in the figure, taking all collisions to be elastic and all surfaces smooth लेना है। Speed of the tube when space are just about to collide inside the tube, just about to collide यानी collide नहीं कर रहे हैं, just करना वाले हैं। तब ट्यूब की स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ स्पेयर्स व्हेन स्पेयर जस्ट अबाउट टू कोलाइड, द स्पीड ऑफ द स्पेयर्स व्हेन दे कम आउट ऑफ द ट्यूब, द स्पीड ऑफ द ट्यूब व्हेन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ये जब एंटर करेंगे दोनों, तो सिमेट्रिकली एंटर करेंगे, तो ये इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते सिमेट्रिकली आ रहे हैं, तो ये कहाँ मिलेंगे दोनों? ये ट्यूब के यहाँ कहीं यहाँ मिलेंगे, ये भी यहीं मिलेगा क्योंकि सिमेट्रिकली एंटर कर रहे थे वो। तो ये तो ये जो मैं बना रहा हूँ दरअसल ये सिचुएशन ऐसी होगी। तो ये इन दोनों में ये वेलोसिटी भी होगी, तो मान लेते हैं v x होगा। और क्योंकि ट्यूब के यहाँ इस एंड पर पहुंच गए, इस एंड पर अगर ट्यूब के एंड पर पहुंच गए तो कॉमन नॉर्मल चलोगे, यानी ट्यूब की वेलोसिटी अगर इधर v है तो ये वेलोसिटी भी इनकी v होगी। जब तो मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे तो अलोंग द y एक्सिस मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, अलोंग द x एक्सिस मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए।
तभी तो मैंने दोनों की स्पीड वी एक्स लिया है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। पहले तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इसलिए इन दोनों की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या रहेगी, वी एक्स रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ये जो ए वाला है ये जा किधर रहा है, ए की अगर आप बात करोगे तो एक कंपोनेंट ये है ए का, और एक कंपोनेंट ये है, तो ए एक्चुअल में जा इधर रहा है, ये नेट वेलोसिटी है। और उसी तरह बी की जब बात करोगे तो एक कंपोनेंट इसका इधर है और एक कंपोनेंट इधर है, तो जा किधर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है बी वाला। तो ये इसका वी एक्स है, ये वी है, ये इसका वी है, और ये इसका वी एक्स ले लें। वैसे तो वी वाई लेना चाहिए था, मैंने कंफ्यूज नहीं करते हैं, वी वाई ले लेता हूँ। ठीक है, और ये वी एक्स है, और ये इधर वी वाई है, ये वी एक्स है, इधर ये वी एक्स है, और ये वी वाई है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था सिस्टम का, इसकी भी वेलोसिटी वी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो 2mv इक्वल टू अलोंग द एक्स एक्सिस, तो तीनों की वेलोसिटी क्या सेम ही है, तो ये हो जाएगा 2m इंटू वी एक्स, ये तो ट्यूब का हो गया, प्लस 2m इंटू वी एक्स, ये दोनों का मिला के हो गया। तो आप देख रहे हो कि वी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे यहाँ, v/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, v/2। तो एक अभी आंसर नहीं आया है। अब क्योंकि कहीं कोई एनर्जी कहीं कोई लॉस नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू हाफ, ट्यूब के लिए 2m वी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस इनके लिए लिखेंगे तो हाफ m वी एक्स का होल स्क्वायर वी वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इंटू दोनों का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी एक्स मिल गया। तो इसी इक्वेशन में रखो तो वी वाई भी मिल जाएगा, वी वाई मिल जाएगा तो इंडिविजुअल की आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, और ये तो ट्यूब की वेलोसिटी आ गई v/2। तो फोर्थ ऑप्शन है, पी का तो फोर्थ है, तो सी और डी में से कोई मैच करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. अब उसने कहा कि जब बाहर आएंगे तो क्या होगा, जैसे इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा, तो दोनों का मास सेम है, इलास्टिक कॉलिजन है। कॉलिजन क्या बोला इसने, इलास्टिक है, तो दोनों अपनी स्पीड क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, तो वापस से ये जाएंगे, और फाइनल सिचुएशन कैसी हो जाएगी, ये दोनों बाहर निकलेंगे। तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड वी डैश हो जाती है, इसकी भी स्पीड वी डैश हो जाएगी, और ये वी डबल डैश से बाहर जाएगा, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो 2mv इक्वल टू माइनस 2mv डैश प्लस 2m डबल डैश, एक तो ये आ गया, दूसरा एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू हाफ एम वी डैश का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस हाफ 2m वी डबल डैश का होल स्क्वायर। दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो आपका आर और एस वाल भी मिल जाएंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट, हाँ सर। ऐसे करना था, हो गया। और किसी और का क्या है, कंस्टेंट वाला बताना है ना, चलो बताता हूँ। ठीक है, क्या पूछा था आकांक्षा, आपका क्या डाउट था सर, एक स्ट्रिंग कंस्टेंट वर्क और एनर्जी से,
जैसे कौन सा किसकी बात कर, समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर वाला, उस वाले की बात कर रहे हैं आप आकांक्षा? समेशन टी, हाँ वो टेंशन वाला ना, समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0 ना, समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, आपने पहले भी देखा है ना ये कैसे किया था मैंने, हाँ? देखो कैसे करना होता है, एक तो ये समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0, जो कि हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। लेकिन समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, ये तभी वैलिड होता है जब स्ट्रिंग रोटेट नहीं कर रही होती है। अगर स्ट्रिंग रोटेट कर रही है तो फिर ये वैलिड नहीं मान, मतलब इससे आंसर्स नहीं आते, कहने का मतलब है, तो फिर डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट से करना पड़ता है, तो ये हमेशा वैलिड नहीं है ना। वो एक एक एग्जांपल से समझाता हूँ जैसे मैं, कि ये दोनों, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि ये कैसे वैलिड नहीं है, ठीक है, फिर हम बात करेंगे कहाँ कहाँ वैलिड है। जैसे एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ की, एक सिंपल सा एग्जांपल है। चलो लेते हैं, मान लो जैसे कि ये पुली है, और ये ब्लॉक यहाँ है, और एक ब्लॉक यहाँ है, मान लो ये ग्राउंड है, और ये इस इंस्टेंट पे ये एंगल मान लो थीटा बना रहा है। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी v1 है, और इसका एक्सेलरेशन मान लो यहाँ a1 है, इसकी वेलोसिटी v2 और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a2 है। तो यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट तो है कि ये तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी होने की वजह से डायरेक्ट आप जो वेलोसिटी में रिलेशन आएगा वैसा रिलेशन आप एक्सेलरेशन में नहीं बता सकते हो, है ना। तो यहाँ क्या होगा दरअसल, जैसे ये इधर की तरफ क्या लग रहा है, इसको टी लग रहा है, तो इधर भी क्या होगा, टी होगा, इधर इसको टी लग रहा होगा तो इधर भी यहाँ टी लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा कि आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, ये वाला, तो v1 किधर की तरफ है, तो v1 इधर है और t इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा है। इसके लिए देखेंगे तो आप देख रहे हो कि इसको v2 इधर है और t पीछे है, तो समीशन का मतलब ये है कि जितना भी स्ट्रिंग में सब जगह वहाँ देखना होता है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ये वाली चीज़ देखेंगे, क्या लिखूंगा मैं, टी वी वन कॉस थीटा, और ये जो स्ट्रिंग ये वाली पुली क्या, क्योंकि पुली तो रेस्ट पर ही है, तो इसका मतलब ये तो जीरो हो जाएगा दोनों, कौन सा वाला, एक तो ये वाला जीरो हो जाएगा और ये वाला जीरो हो जाएगा। अब ये वाला हम लोग इसके लिए लेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस v2t इक्वल टू 0, तो v1 cos थीटा इक्वल टू v2, क्यों, क्योंकि t 0 नहीं है, तो ये रिलेशन आ गया। लेकिन ये रिलेशन आप यहाँ ये नहीं ले सकते कि a1 cos थीटा इक्वल टू a2 आ गया, है ना, ये रॉन्ग है, ये होगा ही नहीं इस केस में, आप ये नहीं यूज कर सकते। तो फिर क्या होगा इसका एक्सेलरेशन में रिलेशन, वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, बताता हूँ ना मैं भी आपको, क्योंकि वेलोसिटीज है इसलिए। लेकिन अगर वेलोसिटीज को जीरो कर दें कि टी इक्वल टू 0 की बात करें, मान लो कि जब हमने ब्लॉक्स को रिलीज किया उस समय दोनों की वेलोसिटी 0 होगी, तब ये a1 cos थीटा इक्वल टू a2 आ जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे, लिख लो इसको। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालता हूँ, तो ये तो सही है। हम्म, तो अब इनका एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा,
तो इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a1 है और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a2 है और इसकी वेलोसिटी भी इधर ही है, इसकी वेलोसिटी भी इधर ही है। ये जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया कि ये x है और ये जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया कि y है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये स्मॉल h ले लेता हूँ मैं, जो कि कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से, ये हो जाएगा h माइनस वाई, है ना। क्या हो जाएगा, h माइनस वाई। तो आप यहाँ देखो ये लेंथ कितना हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। ये लेंथ मैंने मान लिया कि L1 है और h माइनस वाई ये L2 है। तो टोटल जो लेंथ स्ट्रिंग की वो कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, जो कि L1 कितना यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट और प्लस L2 कितना यहाँ h माइनस वाई, और ये इक्वल टू L है। ये क्लियर है पहले? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, है क्या नहीं समझ पाया इसमें, बताइए भाई। टोटल लेंथ कांस्टेंट होती है, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है ना आपने स्ट्रिंग की लेंथ। क्योंकि कंस्टेंट कब लगाते हैं हम लोग, जब हम लोग टोटल लेंथ कांस्टेंट मानेंगे। टोटल लेंथ कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट की स्ट्रिंग में कांस्टेंट की बात ही नहीं कर सकते आप। जैसे स्प्रिंग है, इसमें स्प्रिंग में कांस्टेंट क्यों नहीं लगाते, क्योंकि लेंथ वेरिएबल होती है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx by dt बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी, और ये इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 ना। यहाँ देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखो आप x बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है इस इंस्टेंट के लिए, क्योंकि थीटा मैंने ये माना है ना, तो ये कॉस थीटा हो गया ना। और dx बाई डी टी क्या है, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है तो क्या लिखोगे इसको, माइनस v1 लिखोगे ना। माइनस डी वाई बाई डी टी, यहाँ भी y भी डिक्रीज कर रहा है तो क्या लिखोगे इसको, माइनस v2 ना। और ये इक्वल टू क्या रहा, 0। तो देखो इससे भी आंसर वही आ रहा है, क्या रहा देखो, v2 इक्वल टू v1 cos थीटा आ रहा है। आई बात समझ, v2 इक्वल टू क्या आ रहा है, v1 cos थीटा, वहां भी ये आ रहा था। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब यहाँ देखो आप, तुम्हारे पास में ही आ गया। अब आप देखो तो अब इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे ना एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि अगर आप इसको ही डिफरेंशिएट करोगे तो थीटा तो वेरिएबल है। देखो यहाँ थीटा कुछ टाइम बाद क्या मिलेगा आपको, क्योंकि कुछ टाइम बाद मान लो यहाँ पहुंचा तो आप देखोगे कि थीटा क्या है इसका, इंक्रीज कर जाएगा ना। तो थीटा भी वेरिएबल है, या तो थीटा के करस्पॉन्डिंग बात कर लो, तो यहाँ टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा को भी डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो v1 भी वेरिएबल है, v2 भी वेरिएबल, थीटा भी वेरिएबल। तो एक्सेलरेशन कैसे आप a2 इक्वल टू a1 cos थीटा ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। इसका मतलब कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, देखो तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ लिख लेता हूँ मैं x dx बाई डी टी, और ये क्या मिलेगा आपको यहाँ, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, माइनस हाफ माइनस डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक, तो अब यहाँ क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि 3 फंक्शन हो गए हमारे पास में। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ प्लस एक्स, और ये डी टू एक्स बाई डी टी टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू पावर, है ना, माइनस हाफ हो जाएगा प्लस एक्स डी एक्स बाई डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ इंटू, ये क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस डी टू वाई बाई डी टी टू इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिएगा, देखो अगर मैं कहता हूं एट t इक्वल टू 0 तो उस समय आप देखोगे कि डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, 0। अब देखो वो रिलेशन मिल जाएगा आपको, कैसे, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी देखो ये 0 हो जा रही है,
तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी 0 है तब तो वैलिड है ना, और ये पूरी क्वांटिटी भी 0 हो जा रही है। तो क्या आ जा रहा है देखो यहाँ से, ये आ जा रहा है x बाई, देखो x बाई ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो क्या हो रहा है देखो cos थीटा इंटू डी टू एक्स बाई डी टी टू, और यहाँ सब 0 हो गया तो यहाँ माइनस डी टू वाई बाई डी टी टू इक्वल टू 0। तो एक्स तरह एक्स डिक्रीज कर रहा है तो क्या लिखोगे माइनस ए वन कॉस थीटा माइनस माइनस ए टू इक्वल टू 0। लेकिन ये तब है जब dx बाई डी टी 0 है। कब होगा? जब t इक्वल टू 0 की बात करेंगे, तो ये रिलेशन तब हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो अभी कहाँ हो रहा है इस केस में, देखो फाइनल आंसर तो यहाँ से मिलेगा ना आपको। ये आपका a2 है और ये आपका a1 है, और इन सब में देखो ये सारी तामझाम और आ गए। लेकिन t इक्वल टू 0 पर ये वैलिड है। t इक्वल टू 0 पर आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर वेलोसिटीज गिवन है तब आपको ऐसे करना होगा। मेरे कहने का मतलब ये था। अभी बात समझ में आई? उसके लिए डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए हमें अच्छे से, तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी और अब जगह अब अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। तो ये ध्यान रखो जब भी स्ट्रिंग, अभी इसमें क्या कर रहा है देखो, स्ट्रिंग क्या कर रही है, देखो यहाँ स्ट्रिंग रोटेट कर रही है, स्ट्रिंग रोटेट कर रही है, देखो ना आप। पहले स्ट्रिंग यहाँ था, उसके बाद देखो स्ट्रिंग यहाँ आ गया, इसीलिए ऐसा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन जब स्ट्रिंग वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, यानी अगर स्ट्रिंग हमेशा पैरेलल बनी रहती है, तब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कौन सा, ये समेशन वाला, ये तब भी ये वैलिड होगा। अभी ये सभी क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। ये गड़बड़ वहीं करेगा जब भी स्ट्रिंग रोटेट करेगी और वेलोसिटीज होगी। वेलोसिटीज भी अगर 0 है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी क्लियर है? ये चीज है इसके अंदर। अब जैसे और बताता हूँ मैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों फॉर्मूले वैलिड है क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो मान लो जैसे कि ये ए ब्लॉक है और ये बी है। ठीक है, मैं अब इसमें अपने को एक्सेलरेशन निकालना है और बी का। इसका मास मैंने मान लिया कि एम है, इसका मान लिया मैंने 3m है। दोनों का एक्सेलरेशन चाहिए और स्ट्रिंग एक ही है तो इसमें टेंशन भी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि सॉरी बी मान लेते हैं, समझना आसान होगा। और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि ए है, तो यहाँ कंस्टेंट लगाएंगे तो टी और टी, ये टी ये टी ये टी ये टी ये टी और ये टी, तो लगाते हैं समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए और यहाँ तक पहुँचना है अपने। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ देखो इस पॉइंट की बात करेंगे तो t इंटू ए। अब यहाँ देखो ये पुली के, यहाँ ये पुली तो रेस्ट पर ही है, तो दोनों साइड का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ये नीचे कितने जा रहा है, क्योंकि ये पुली से डायरेक्ट अटैच में है किसके, ब्लॉक बी के, तो ये कितने से नीचे जा रहा है, बी से। तो यहाँ हो जाएगा माइनस टी बी, दोनों साइड का लेंगे। और उसके बाद यहाँ देखो यहाँ भी 0 0, उसके बाद देखो यहाँ का तो माइनस टी इंटू बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया a इक्वल टू 3b, क्योंकि t 0 नहीं है तो ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन आ गया तो अब f इक्वल टू में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग। इसके लिए क्या लिखोगे डाउनवर्ड, यहाँ इसको 3mg लग रहा है तो रहेगा 3mg
-3t इक्वल टू 3m इंटू बी, इक्वेशन नंबर 2। और इसके लिए ये लिखेंगे, और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन एब्सेंट है यहाँ, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ उसके लिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। क्या हुआ बोलो? किसको? टी ए टी बी को जीरो का लिखा, टी ए टी बी को जीरो नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखो, इसका ये पुली तो फिक्स है, तो पुली फिक्स है, तो फिर इसका टी डॉट ए क्या मिलेगा, जीरो ना। इस पॉइंट का भी टी डॉट ए क्या मिलेगा, जीरो। उसी तरह यहाँ का भी टी डॉट ए क्या मिलेगा, जीरो, और इसका भी क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो पुली का। तो लेकिन इस पुली, देखो इस पुली का एक्सेलरेशन क्या है, बी है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट अटैच हो रहे हैं ना, इसलिए ये जो लिखा मैंने वो यहाँ के लिए लिखा है, इस जगह के लिए। और ये जो 2 0 लिखा है वो ये पुली P1 के करस्पॉन्डिंग है, 2 0 जो लिखा है वो पुली P2 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और यहाँ का जो लिखा मैंने ये मैंने ये टी बी लिखा है, और यहाँ का जो लिखा है वो ये लिखा है। आई बस, तो टी ए ये है ना, ऐसा क्या है, जैसे और बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये लेते हैं, तो ये ए, ये बी और ये सी है, इनमें कांस्टेंट रिलेशन बताना है अपने को। तो आप यहाँ देखो, ध्यान से समझिएगा, देखो एक रोप ये है, ये, अब यहाँ 2 रोप है, एक तो यही है और दूसरी जो रोप है वो ये है, तो दोनों के लिए अलग अलग कंस्टेंट लगाएंगे हम लोग, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो पुली है P1 पुली तो रेस्ट पर ही है, P2 पुली भी रेस्ट पर है, लेकिन P3 और P4 ये दोनों क्या कर रहे हैं, देखो मूव कर रही है ना, ये फिक्स नहीं है, तो इनका भी एक्सेलरेशन मानेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सबका एक्सेलरेशन नीचे मान लेते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन ए और इसका एक्सेलरेशन सी और इसका एक्सेलरेशन बी डाउनवर्ड है। इस पुली P3 का भी एक्सेलरेशन मैंने मान लिया, जो कि मान लेते हैं कि डी है, नीचे की तरफ ही मान लिया मैंने, ठीक है। आप यहाँ देखो, आप क्या होगा, यहाँ का जो टेंशन है इसमें, यानी इसमें टेंशन टी है, इसमें टी है, या T1 मान लो, इसमें T1 है, क्योंकि एक ही रॉप पर कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो T1 है, और रॉप मास लेस भी है, सॉरी ये भी T1 ही है, ये भी T1 है, ये भी T1 है, और ये भी T1 है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या लेंगे हम लोग, यहाँ T2 है, यहाँ T2 है, और यहाँ T2 नीचे की तरफ है, यहाँ T2 है, ओके। आई बात सुन लो। अब देखो पहले जो रेड वाला है उसको देखते हैं, तो जो P1 पुली वो तो रेस्ट पर ही है, तो वहां से तो कोई बात ही नहीं करेंगे। अब ये नीचे सी से जा रहा है, ये पुली नीचे कितने से जा रहा है, सी जो ब्लॉक है, जो पुली P4 है वो भी नीचे सी से जा रहा है,
यहाँ कंस्टेंट लगाओ, तो समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे माइनस T2 इंटू सी। फिर यहाँ देखो ये पुली P3 नीचे से जा रहा है, नीचे कितने जा रहा है, D से जा रहा है, और ये पुली इधर है ना, तो क्या लिखेंगे माइनस T2 इंटू सी, सी के लिए है ना, और P3 के लिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ प्लस T2 इंटू डी इक्वल टू 0, यानी D इक्वल टू आ गया 2C, और यहाँ T2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये समझ में आया, रेड स्ट्रिंग के लिए मैंने लिखा है। भाई बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, आकांक्षा समझ में आया आपको ये वाला बात? अब इसका देखो आप, ब्लू वाले का देखो, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, बी से, तो ये नीचे कितने से आ रहा है, तो समेशन ए वेक्टर डॉट समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है ना, हम लोग लिखेंगे T1 इंटू बी माइनस के साथ प्लस, ये पुली देखो आप P1 वो रुकी हुई, तो उसकी वजह से 0 प्लस 0 दोनों साइड का। अब नीचे आ जाओ P3 पर, P3 नीचे D से जा रहा है और ऊपर T1 लग रहा है, तो मैं डबल ही कर दूं, तो माइनस T1 इंटू डी ना। फिर P2 पर आ जाओ, इसका भी 0 प्लस 0 हो गया। फिर ए पर आ जाओ, तो माइनस ए इंटू T1 ना इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखो क्या रहे, तो अब देखो कहीं तो नेगेटिव मिलना ही चाहिए, क्योंकि सबको नीचे कर लिया हमने, तो सब जगह स्ट्रिंग थोड़ी इंक्रीज करेगी, कहीं डिक्रीज भी कर रही तो इंक्रीज भी कर रही, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास आ गया है a प्लस बी प्लस 2d इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तो कांस्टेंट की दो इक्वेशन मिल गई अपने को, बाकी का f इक्वल टू एम से लेकर आएंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, तो इनमें टेंशन कितना वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और एक्सेलरेशंस क्या क्या वो भी मिल जाएगा। तो ऐसे करना होता है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। कोई डाउट है? ठीक है, और कोई डाउट पूछो। ठीक है, तो फिर कोई और डाउट, कोई कॉन्सेप्ट? चलो तो फिर, ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय।